गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग अगले सेट को सॉल्व करते हैं। तो जिन लोगों को भी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना है आप आ जाइए द आर्क एकेडमी, सांगी मोड़ के पास है, धर्मकांटा के पीछे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, देखेंगे पूछा गया है। प्रश्न में ऐसा पूछा जा रहा है मित्रों कि 16 गुना 9। तो देखिए सबसे पहले आप का कैलकुलेशन, ऑफ का कैलकुलेशन करिए सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले आपको कैलकुलेशन जो करना है वो ऑफ का करना होता है। देखिए यहाँ पे 16 गुना 9 है, अब बटा में 4 गुना 2 है। तो सबसे ऊपर वाला कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। 16 गुना 9 बटा में 4 गुना 2, ऑफ का मतलब 2 होता है। तो 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, यानी कि 9 दूनी के 18, यानी कि ऊपर का जो वैल्यू आ जाएगा वो सिर्फ 18 आ जाएगा। और यहाँ से देख रहे हैं ऑफ का मतलब गुना, यानी कि 2 दूनी के 4, यहाँ पे 2 मान आया गया इसका। और फिर यहाँ से 3 दूनी के 6, 6 बटा में 2, यानी कि 2 तिये 6। टोटल का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक, और 9 में से 6 गया 3, तो 3 तिये 9, और 9 में से 3 गया कितना आएगा? 6। तो नीचे वाला का मान जो आएगा वो 6 आएगा। तो 6 तिये 18, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक, देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक संख्या है, संख्या इतना, इतना और इतना, 3 संख्याएं दे रखी हैं। देखिए मित्रों 3 संख्याएं दे रखी हैं और बोला जा रहा है कि संख्या 73, 115 और 185 को एक संख्या से विभाजित किया जाता है जिससे समान शेष प्राप्त होता है। ऐसी सबसे बड़ी संभव संख्या ज्ञात करें। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है मित्रों। ऐसी सबसे बड़ी संभव संख्या जो होती है वो इन तीनों नंबर का HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो चुपचाप हम लोग 73, 115 और 185 का HCF निकाल देंगे। HCF निकालने के लिए हमने आपको एक तरीका बताया है, या फिर नहीं बताया है तो आप सीख लीजिए कि डिफरेंस लेते हैं, इन दोनों का अंतर लेंगे और फिर इन दोनों का अंतर लेंगे। तो इनका अंतर लेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 73 में जब हम 7 जोड़ेंगे तो 80 प्राप्त होगा। 80 20 100, 27 उधर और इधर 15, यानी कि 7 5 12, 2 1 3 1 4, यानी कि 42 यहाँ डिफरेंस आएगा। ठीक है मित्रों, और यहाँ जो डिफरेंस आएगा हमारा 185 में से जब हम 115 घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0, 8 में से 1 गया 7, यानी कि 17 का डिफरेंस यहाँ से आ जाएगा, 70 का डिफरेंस यहाँ से आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि इन दोनों नंबर्स में देखेंगे कि छोटा नंबर कौन है और उसको यहाँ आगे लिखते जाएंगे। ठीक है, और इनका डिफरेंस लेंगे। तो इनका अंतर जो होगा तो 42 और 70 का अंतर पहले लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 42 8 50, 50 20 70, यानी कि 28, और छोटा नंबर कौन हो गया? 42। अब फिर वही क्रियाकलाप आगे करेंगे तो वो 28 और 42 का अंतर कितना आ जाएगा? 14, और इन दोनों में छोटा कौन? 28, यानी कि हमारा HCF जो आ जाएगा वो आ जाएगा 14, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अगला प्रश्न में ऐसा बोला जा रहा है कि किसी धनराशि को 15% घटाने के बाद शेषफल पुनः 25% घटाने के बाद 43-35 रुपये बचते हैं। 43-35 रुपये बचते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है प्रश्नों की वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मैंने मान लिया कि वास्तविक मूल्य x है। मैंने मान लिया कि वास्तविक मूल्य क्या है? x है। अगर ये वास्तविक मूल्य x है, वास्तविक मूल्य x है, तो बोल रहा है कि 15% घटा दीजिए इसको। तो 15% का मतलब होता है मित्रों, 15% का मतलब होता है 3/20। ठीक है, आप यूँ समझिए कि 15% को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे डायरेक्ट कैसे लिख दिए। तो 15/100 लिखेंगे इसको। तो 5 3 15, 5 20 100। तो इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे तो क्या आएगा? 3/20। तो 15% घटाने का मतलब ये है ना दोस्तों कि कोई चीज़ 20 थी तो उसमें हम लोग 3 घटा रहे हैं, यानी कि पहले का वो 17/20 गुना हो जाएगा। ठीक है, आप इस चीज़ को समझिए, यानी कि राशि को हम 15% घटा रहे हैं, यानी कि पहले का वो कितना हो गया?
20 गुना हो गया। ठीक, पुनः उसमें से 25% घटाने की बात की जा रही है, तो 25% घटाएंगे तो 25% का मतलब होता है 1/4। तो यानी कि 4 की कोई चीज़ थी, 1 घट गई है, तो यानी कि 3/4 हो गई, यानी पहले की 3/4 हो गई। तो अब ये जो थी पहली बार 17/20 हो गई, अगली बार 3/4 हो गई, और ये 2 घटने के बाद मूल्य जो आया वो आ गया 4335। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ से x का मान निकाल देंगे, 3 से कटाइए, 5 3 8 3 11 4 15, 3 से कटने वाला नंबर है। 3 एकम 3, 3 चौके 12 हाथ लगा 1, 3 चौके 12 हाथ लगा 1, 3 पंजे 15। ठीक, क्या 17 से कट जाएगा? तो 17 पचे 85, 17 छक दिलुतर से 17 बटे हो जाएगा 17 सत्ते 19 से 17। ठीक है, तो 17 से कटाइए, तो 17 से कितने बार में कटेगा? 17 अट्ठे 136, तो फिर क्या इतना बच जाएगा? यहाँ पे शेषफल बच जाएगा 8, 17 पचे 85। ठीक है, अब देखिए यहाँ से x का जो वैल्यू आ जाएगा वो 85 ऊपर है, अब 20 चौके 80 नीचे है, ये उधर जाके गुना होगा तो 80 ऊपर चला जाएगा, यानी 8 पंजे 40 हाथ लगा 4, 8 ही 8 64, 4 68, यानी 68 पे 2 0, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मित्रों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? देखिए, कह रहा है कि प्रश्न में ऐसा कहा जा रहा है कि पुरुष का आय व्यय उसकी आय का 70% है। यदि उसकी आय में 20% और 50% की 2 क्रमिक वृद्धि कर दी जाए होती है तो उसका नया व्यय पिछले व्यय से कितना % अधिक या कम है, कम किया जाए ताकि उसकी नई बचत पिछली बचत की 2.5 गुनी हो जाए। देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक कॉन्सेप्ट। क्या पता होना चाहिए? आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत। इस बात के कहने का मतलब ये है कि अगर हम 100 रुपये कमाते हैं और हम 20 रुपये खर्च करते हैं, मान लीजिए कंजूसी व्यक्ति हैं और हम 20 रुपये खर्च कर दिए, तो बचाते कितना है? 80 रुपया बचाते हैं ना। 100 रुपये कमा रहे हैं हम, 20 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो 80 रुपये बचा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। यानी कि आय बराबर हो जाएगा यहाँ से व्यय प्लस बचत। आय बराबर मित्रों क्या हो जाएगा? आय बराबर व्यय प्लस बचत। व्यय मतलब कि जितना हम लोग खर्चा किए, और बचत मतलब कि जितना हम लोगों ने बचाया। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, कोई समस्या नहीं है। बोल रहा है कि एक पुरुष उसकी आय का पुरुष का व्यय जो है ना, व्यय मतलब खर्चा, एक्सपेंडिचर ऑफ अ मैन। ठीक है, यानी कि व्यय जो है उसकी आय का 70% है, आय का 70% है। तो अगर उसका हम आय मान रहे हैं 100, तो उसका व्यय कितना है? 70 है, यानी कि ऑब्वियसली बचत कितना होगा? 30 होगा, क्योंकि आय बराबर व्यय प्लस बचत। पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि उसकी आय में 20% और 50% की 2 क्रमिक वृद्धि की गई। तो देखिए 20% की वृद्धि की गई पहले, तो 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, यानी कि 5 थी पहले तो 1 बढ़ गई, यानी कि 6/5 गुनी की गई है उसकी आय को। ठीक है, अच्छा है, आप ऐसे भी देखिए ना कि उसके आय में 2 वृद्धि किया जा रहा है, तो एक 6/5 हो गया और दूसरा 50% का वृद्धि किया जा रहा है। 50% का मतलब हो गया 50% का मतलब हो गया 1/2, यानी कि 2 से आय हो गई, 1 बढ़ गई 3, यानी कि 3/2 गुनी हो गई। यानी कि इसका आय जो है ना उसको बढ़ाया गया है। कितना बढ़ाया गया है भाई? तो 100 का 6/5 गुना हो गया पहली वर्ष में, फिर दूसरा बढ़ाया गया 3/2 गुना, यानी कि 5 दूनी 10, 10 दहा में 100, यानी कि 10 छक्के 60, 60 दिए 180, यानी कि उसकी आय जो है फाइनली 180 हो गई है। यहाँ तक कोई किसी को डाउट नहीं है। आय बढ़ के 100 था पहले, 100 से बढ़ के कितना हो गया? 180। अब बोल रहा है कि तो उसका नया व्यय उसके पिछले व्यय से कितना % अधिक है, कम है या अधिक है, ताकि उसकी नए बचत पिछली बचत की 2.5 गुनी हो जाए। तो पिछली बचत साइड भाई साहब कितनी थी? 30 थी, तो 30 का अगर हम 2.5 गुना आप बचत करना चाहते हैं तो 30 दूनी के 60 और 30 गुना आधा 15, यानी कि 75, यानी कि बचत अब कितनी करनी है? 75। तो भाई साहब ये बंदा अब 180 रुपये कमा रहा है, 75 रुपया बचा रहा है, तो खर्च अब कितना कर रहा हो? तो आप 180 में से सीधे सीधे 75 घटा देंगे तो इसका खर्च आ जाएगा, व्यय आ जाएगा, यानी कि व्यय उसका कितना आ जाएगा? 105 आ जाएगा। ठीक है, तो हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि तो उसका नया व्यय उसके पिछले व्यय से कितना % अधिक है। तो हम देख रहे हैं कि उसका नया व्यय जो है ना अब हो गया है कितना? 105। तो कितना बड़ा है?
तो 70 से 105 हो गया, यानी कि 35 बढ़ा है, और जिससे बढ़ता है उसको हम लोग नीचे रखते हैं, प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना कर देंगे। तो यहाँ से 35 दूनी का 70 और 2 50 से 100, ठीक है। यानी कि उसका जो व्यय है वो पहले के कंपैरिजन में कितना परसेंट बढ़ गया है, 50% बढ़ गया है। यही होगा हमारा उत्तर, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, कहीं कोई समस्या, कहीं कोई परेशानी? चलिए देखते हैं। ऑफलाइन क्लास चल रहा है मित्रों, ठीक है, वो सांगी मोड में चल रहा है। सांगी मोड में धर्म कांटा के पीछे जिन मित्रों को ज्वाइन करना है, 21 तारीख से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, बेहतरीन थ्योरी के साथ फाउंडेशन बैच भी और टारगेट बैच भी दोनों ही चला रहे हैं, ठीक है। जिनको भी ज़रूरत हो ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रश्न को देखिए, प्रश्न में बोल रहा है कि एक वस्तु पर एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 7.5% की छूट देता है, 7.5% का छूट देता है, और 10 रुपया प्रति वस्तु का कैशबैक भी देता है। अभी भी वह 5 रुपये प्रति वस्तु कमाता है। यदि 100 रुपये प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य है तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। देखिए प्रश्न को सबसे पहले हम लोग समझते हैं। वह बोल रहा है प्रश्न में कि मार्क्स प्राइस का मतलब समझिए। मार्क्स प्राइस वो होता है जैसे कि हम लोग अगर बाज़ार में जा रहे हैं तो वहाँ जीन्स विन्स लगा रहता है। अभी तो दशहरा का मौसम, आप लोग जीन्स खरीद भी रहे होंगे, तो उस पर स्टिकर सब छटा होगा, स्टिकर। तो स्टिकर मूल्य जो होता है वही मार्क्स प्राइस होता है। अंकित मूल्य अंकित किया रहता है, लिखा रहता है। तो अंकित मूल्य पे 7.5% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो यानी कि मान लिया कि अगर अंकित मूल्य मैंने माना कि x था, तो उस पर 7.5% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। यानी कि अंकित मूल्य के 92.5% मूल्य पे हमें वस्तु वो मिल रही है, ठीक है, मिल रही है। लेकिन आगे के लाइन में क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 रुपया प्रति वस्तु कैशबैक भी है। मतलब आप सामान खरीदेंगे तो 7.5% डिस्काउंट तो मिलेगा ही, साथ ही 10 रुपया और आपको कैशबैक के रूप में दिया जाएगा। यानी कि अब आप यहाँ से 10 रुपये और कम कर लें वस्तु को, जो भी आपने सामान लिया 10 रुपये कम में मिल रहा है। अभी भी दुकानदार 5 रुपये कमा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 5 रुपये प्रति वस्तु अभी भी कमा रहा है, तो उसका क्रय मूल्य कितना है। हम कह रहे हैं कि 10 रुपये में आपको सामान बेच रहे हैं, हम 5 रुपये कमा रहे हैं, यानी कितने में खरीदे होंगे, 5 में खरीदे होंगे। तो इसमें से हम 5 घटाने के बाद ना 5 मिलेगा। 10 रुपये में आपको हम सामान दे रहे हैं और हम 5 रुपये कमा भी रहे हैं। इसका मतलब हमने उस वस्तु को 5 रुपया में खरीदा था। तो सीधी सी बात है यहाँ पे कि पूछ रहा है कि 5 रुपये अभी भी कमा रहा है, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा। तो इतना रुपये में बेचने पर भी वो 5 रुपये भी कमा रहा है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, x का 92% -10 -5 और कर देंगे, तो जाके हमको वैल्यू मिलेगी x का 92% और -15, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 92.5% को सॉल्व करेंगे तो 0.925 x -15, वैसे भी -15 दिख रहा है और 925 दिख रहा है, तो ऑप्शन मार के निकल जाएंगे। ज़्यादा हम लोग पॉइंट इधर जीरो ज़्यादा करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जितना जल्दी आंसर मार के निकलिए, यही है एक्यूरेसी के साथ, लेकिन एक्यूरेसी के साथ इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इसको शेयर करते रहिएगा, ठीक है मित्रों। अपने जो भी मित्र आपकी तैयारी कर रहे हैं, SSC GD और भी अदर्स एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उनके पास वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। देखिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक दुकानदार गलत वजन का उपयोग करते हुए वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 25% का लाभ कमाता है। तो पूछ रहा है कि 1000 के स्थान पर वह कितने ग्राम वजन का प्रयोग करता है, ठीक है। देखिए बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन आता है हमेशा, ठीक है। और मैंने अपने जो ऑफलाइन क्लास है उसमें इस चीज़ को बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया है कि इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग मानते हैं कि 1000 ग्राम वस्तु का दाम जो होगा वो 1000 रुपया होगा। तो 1 ग्राम वस्तु का दाम कितना हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे 25% लाभ की बात हो रही है। 25% की वैल्यू होती है 1/4। तो यानी कि 4 की वस्तु को आप एक लाख पे बेच रहे हैं, यानी कि 4 का खरीदे थे तो आप बेच रहे हैं कितने में, 5 में। तो लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये 1000 ग्राम वस्तु बेचना है ना इसको, तो 1000 ग्राम वस्तु बेचना है तो वो 1000 रुपये का बेचेगा। यानी कि 5 का वैल्यू 1000, तो 1 का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 200 रुपया। 1 का वैल्यू 200 रुपया, यानी कि 4 का वैल्यू हो जाएगा 800 रुपया।
यानी कि सीधे सीधे कहने का मतलब ये है कि अब वो 25% का लाभ कमाता है, तो 25% लाभ कमाने का मतलब यही है कि वो 1000 ग्राम के स्थान पे कितना बेच रहा है, ये 800 रुपये का सामान दे रहा है। तो 800 रुपये का सामान दे रहा है, इसका मतलब आपको 800 ग्राम ही दे रहा है, तभी तो 25% लाभ कमा लेगा। यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 20% लाभ कमा रहा है, इसका मतलब 800 रुपये का सामान आपको दे रहा है, कितने में, 1000 में दे रहा है, यानी कि 800 ग्राम दे रहा है आपको 1000 रुपये में। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। महिला किसी वस्तु को 950 रुपये में खरीदती है और 1100 रुपये में बेचती है। सीपी जो है, क्रय मूल्य जो है वो है 950 रुपये, विक्रय मूल्य जो है 1150 रुपये है। तो लाभ कमाई जो महिला वो 200 रुपये का कमाई। जो भी लाभ कमाया जाता है वो क्रय मूल्य पे कमाया जाता है। परसेंट डालने के लिए 100 से गुना, तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे होंगे तो 5 19 50, 5 दूनी का 10, यानी कि 400 बटा में 19, 400 बटा में 19। देखिए लगभग निकटतम पूर्णांक में बात कर रहा है, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा 19 दूनी का 38, 2 से सफल बच गया यहाँ पे 38, 20 19 से कम 19 पॉइंट, फिर यहाँ पे 1 बच गया तो 2 जीरो डालेंगे तो 19 पंचे 95 और 5 से भी अधिक ही जाएगा। इसका मतलब 22%, 21.5 लगभग हो रहा है, 21.5 से ज़्यादा हो रहा है, यानी निकटतम पूर्णांक में हमको लेना था, यानी कि आंसर जो हो जाएगा मित्रों वो 22% हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा, है ना। कहीं कोई समस्या, कहीं कोई समस्या तो नहीं है ना। देखिए प्रश्न में ऐसा कह रहा है दोस्तों कि अंकिता ने मूल्य पर, अंकित मूल्य होगा यहाँ पे। देखिए अंकिता बाउट सम टॉयज एट द 10% डिस्काउंट ऑन द ओरिजिनल प्राइस। अंकित मूल्य है यहाँ पे, हिंदी टाइपिंग गलत है। बोल रहा है कि 3% की डिस्काउंट पे कुछ खिलौने खरीदती है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 50 रुपये था। मतलब अंकिता क्या करती है कि कुछ खिलौने खरीदती है और खिलौनों पर कितने % का डिस्काउंट मिलता है, तो खिलौनों पर डिस्काउंट जो है 10% का डिस्काउंट है। बोल रहा है कि 450 रुपये बचत करती है वो। कितना बचत करती है, 450 रुपये। तो पूछ रहा है प्रश्न में कितना खिलौना खरीदी थी, तो 50 रुपये का एक खिलौना, 50 रुपये का एक खिलौना, डिस्काउंट कितना 10%, यानी कि 50 रुपये के खिलौना पे 10% बचाती है, यानी कि 10 बटा में 100, यानी कि कितना, सीधे सीधे वैसे भी दिख रहा है 50 का 10% 5 होता है यार, 5 रुपया बचाती है एक पे, और उसने 450 रुपये बचा लिया, यानी कि 450 बचा लिया, 5 रुपये एक बचाती है, यानी कितना खिलौना खरीदी होगी, 90 रुपये खिलौना खरीदी होगी। बहुत खेल रही है अंकिता, खेलने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, बहुत खेलने वाली, दशहरा में सब बंदूक सब खेल जाएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बोल रहा है प्रश्न में कि एक बैंक ब्याज को अर्धवार्षिक संयोजित करके 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। माने एगो बैंक है, आप बैंक में मान के चलिए मैनेजर ही हैं, तो उसमें क्या व्यवस्था है कि अर्धवार्षिक रूप से ब्याज संयोजित होती है और रेट दे रखा है 10%। अब बोल रहा है कि एक ग्राहक 1 वर्ष की पहली जनवरी को, एक ग्राहक डालता है, हम मान के चलिए हम ही ग्राहक हैं, 1 वर्ष की पहली जनवरी को, जनवरी 1 को आपको पैसा जमा कर रहे हैं और पहली जुलाई को 3200 रुपये जमा कर रहे हैं। मतलब जनवरी में गए तो 3200 रुपये जमा कर दिए, फिर जुलाई में गए तो 3200 रुपये जमा कर दिए। ठीक है, आप मैनेजर हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली राशि क्या है। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले क्वेश्चन समझ जाइएगा, आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है ब्याज, और ब्याज का रेट दे रखा है 10%। कैसे बात हो रही है, तो एक व्यक्ति आ रहा है जनवरी महीने में 3200 रुपये जमा कर रहा है, फिर जुलाई महीने में 3200 रुपये जमा कर रहा है, और लास्ट में पूछा जा रहा है हमसे कि बताइए 1 वर्ष के अंत में उसे कितना रुपया ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो देखिए सुनिए ध्यान से, अगर रेट की बात की जाए, तो रेट जो ईयरली दे रखा है कितना 10%। अगर ये ईयरली रेट 10% है तो हाफ ईयरली रेट कितना हो जाएगा, अर्धवार्षिक दर कितना हो जाएगा। हाफ ईयरली रेट जो हो जाएगा मित्रों वो हो जाएगा 5%। अब देखिए ये जनवरी महीने में ये 3200 रुपये बंदा जमा किया था, फिर जाके जुलाई के महीने में 3200 रुपये जमा कर रहा है,
और पूरा वर्ष यानी कि दिसंबर तक लगभग पैसा ये जमा कर रहा है, तो ब्याज क्या प्राप्त होगा? तो हम कहेंगे कि भाई साहब जनवरी से जुलाई के बीच में 6 महीना, जुलाई से दिसंबर के बीच में 6 महीना, यानी कि अगर अर्धवार्षिक ब्याज लग रहा है तो इस 6 महीने का ब्याज यहाँ लगेगा 5% और इस 6 महीने का ब्याज यहाँ लगेगा 5%। और जब चक्रवृद्धि ब्याज होता है तो ब्याज पर ब्याज लगता है, तो हम लोग प्रभावी दर ज्ञात करते हैं। तो मैंने प्रभावी दर के लिए बताया था कि अगर 2 रेट हो तो x + y + xy/100 फॉर्मूला लगा दीजिएगा आप लोग, इससे आपको प्रभावी दर पता चल जाएगा। तो अगर 5% की प्रभावी दर 2-6 महीने के लिए देखा जाए तो वो प्रभावी दर जो होगा मित्रों वो हो जाएगा वो 5% जोड़ 5 जोड़ 5 × 5/100। तेरी याद आ रही है, 5-5-10.25%। ठीक है, ये जो हो जाएगा प्रभावी दर हो जाएगा 2-6 माही के लिए। तो 2-6 माही का जो ब्याज मिलेगा वो इसी राशि पर नहीं मिलेगा कि इस राशि पे भी मिल जाएगा? इस राशि पे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ पे जमा किए हैं भाई पैसा, यहाँ पे जमा किए हैं, तो ये 2-6 माही जो बनेगा ना तो इस राशि के लिए ही बनेगा। बाकी इस राशि की बात की जाए, अब 6 महीना बाद आके पैसा जमा करेंगे या सोचेंगे कि 1 लाख एक साल का पैसा मिल जाए तो मिलेगा? संभव है? नहीं संभव है। तो आपको सिर्फ यहाँ इस 3200 की राशि पर सिर्फ बैंक का जो मैनेजर है आपको 6% ही डिस्काउंट 6% ही ब्याज देगा, और इस राशि पे आपको 2-6 महीने का ब्याज देगा, यानी कि हर 6 महीने पे आपको ब्याज जोड़ के देगा, यानी कि लगभग 10.25% आपको इस राशि पे ब्याज मिलेगा। यानी कि 3200 रुपये पे आपको जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 3200 का 10.25%, 10.25%। तो परसेंट हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100, पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो और चढ़ जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो लगभग ख़त्म हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, करेंगे 5 20 से 100 हो जाएगा, ये 20 बार में कट जाएगा। 5 दूनी के 10 जीरो और 5 पचे 25। ठीक है, और फिर 5 से कटाइए, 5 के 20, 5 के 20, 5 एकम 5, 4 से कटाइए, 4 बटे 32, यानी कि 41 × 8 लगभग आ जाएगा यहाँ से। 4 एकम 8 एकम 8, 8 चौके 32, 328 रुपये आपको इस राशि में मिल जाएगा, सिर्फ 3200 पे। इतना तामझाम ना करते हुए मैं सिर्फ यहाँ पे 328 रुपये लिख दे रहा हूँ, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। मतलब 3200 का जब हम लोग 10.25% निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है? 328 रुपये आ रहा है। और प्लस में यहाँ से देखिए, ये जो 6 महीना है ना, तो सिर्फ एक 6 महीना बनेगा, सिर्फ एक 6 महीना में हमें 5% ही दर पता है। हाँ, ईयरली रेट आपको 5% पता है, यानी कि यहाँ जो आपको राशि मिलेगी दूसरे पे, उस पर 5% का ही आपको ब्याज मिल पाएगा। सॉरी सर इसके लिए कि आपको 5% की राशि पे ही ब्याज दे रहे हैं। 5 दूनी के 10, 5 3 15 16। अगर हम ऐसा रहते, मैनेजर रहते तो यही कहते कि हमें खेद है सर कि हम आपको 5% ही ब्याज दे पा रहे हैं। तो 32 × 5 160 रुपया, 328 रुपये यहाँ पे, 160 रुपये यहाँ पे, तो टोटल ये ना ब्याज मिल गया। तो ये ब्याज मिल गया तो जी 8 आना चाहिए लास्ट में, तो 8 ऑप्शन में एक ही है। वैसे भी आप जोड़ लीजिए, 328 में 160 जोड़िएगा तो 488 आएगा, यानी कि आपको जो ब्याज की प्राप्ति होगी 488 रुपये की होगी। ठीक है, एक प्रश्न और करते हैं मित्रों, उसके बाद इस वीडियो को हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक है, फिर अगले वीडियो में इसके अगले क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, देखिए इस प्रश्न में देखिए हमें कह रहा है कि 5000 रुपये पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज दर रखा है 4%। वार्षिक और अर्धवार्षिक ब्याज के रूप में चक्रवृद्धि किए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर होगा? मतलब कह रहा है कि 5000 रुपये दीजिए आप, एक वार्षिक रूप से दीजिए, एक को दीजिए आप अर्धवार्षिक रूप से, और दोनों का जो ब्याज आएगा उसमें क्या अंतर होगा? तो मैं देखिए बता रहा हूँ अंतर क्या होगा। अगर आप वार्षिक रूप से दीजिएगा तो सिर्फ आपको 4% ही ब्याज मिलेगा, लेकिन अर्धवार्षिक करिएगा तो जो इफेक्टिव रेट होगा, हाफ ईयरली का इफेक्टिव रेट होगा ईयरली का, वो हो जाएगा 2 और 2 + 2 + 2 × 2/100। मैंने अभी बताया ना कि x + y, हाफ ईयर का तो 2 हो जाएगा 2%, तो इसका इफेक्टिव रेट चक्रवृद्धि ब्याज में हो जाएगा 2 + 2 + 2 × 2/100। x + y अभी बताया ना, x + y + xy/100 होता है वो इफेक्टिव रेट। ठीक है, प्रभावी दर, तो प्रभावी दर ही हम लोग निकाल रहे हैं। तो हमें मिल रहा है 4 + 2 दूनी का 4/100, तो करेंगे तो 0.04% आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 0.04%। तो आप देखिए कि अगर हम नॉर्मली 1 वर्ष का काउंट करें ब्याज तो 4%, अगर चक्रवृद्धि ब्याज पे काउंट करें अर्धवार्षिक करके
तो 4.04%, यानी कि डिफरेंस हमें कितना परसेंट का मिल रहा है? तो आप कहेंगे सर कि 0.04% का डिफरेंस मिल रहा है, यानी कि यही ना राशि आपको एक्स्ट्रा मिलेगी। तो किसकी एक्स्ट्रा मिलेगी? तो 5,000 रुपये की एक्स्ट्रा मिलेगी, यानी कि 5,000 का हम लोग निकालेंगे, 5,000 का 0.04% निकाल देंगे, बटा में 100 चला जाएगा और बटा में 2 जीरो भी चला जाएगा। यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो समाप्त, 3 जीरो से 3 जीरो समाप्त, और यहाँ से 5 दूनी का 10 और 2 दूनी के 4, यानी कि 2 रुपया, बस 2 रुपये का फ़र्क पड़ेगा भैया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं। बाकी ऑफलाइन क्लासेस में आप जुड़िए द अर्क अकेडमी से, सांगी मोड़, धर्मकांटा के पीछे। थैंक यू।